वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल में आपका स्वागत है। हम क्लास 9th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ लिए हैं, इंडिया इट्स लोकेशन एंड साइज। इससे रिलेटेड सारे टॉपिक को मैंने कवर करा दिया है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 25 एमसीक्यूज मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। मैं बोला था अगले पार्ट में मैंने आपको आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। आप आंसर स्क्रीन पे देख रहे होंगे और उसके साथ साथ कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। कुछ बच्चे हैं जैसे राजेश श्रीवास्तव, चंद्रभूषण मॉल, ये दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जितना पॉसिबल हो सका अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देने का प्रयास किया, जो कि आप डिस्प्ले स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। उनका नाम कमेंट बॉक्स में उन्होंने कमेंट किया था। ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं। और आज जो 25 क्वेश्चन है मैं यहाँ पे मैं आपको उसका आंसर दिखा दे रहा हूँ। आप इसे कॉपी करके या इसे आप देख के अपना आंसर मिला सकते हैं या कॉपी में इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। आज ये क्वेश्चन है इंडिया इट्स लोकेशन एंड साइज से, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और नेक्स्ट जो भी आपका एग्जाम होगा, पेपर मैं बनाऊँ या सीबीएसई बनाए, कोई भी बनाए, इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के बनाएगा या इसी क्वेश्चन को रिपीट करेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जितना भी मैंने थ्योरी पढ़ाया हूँ उस थ्योरी से आउट ये क्वेश्चन होगा ही नहीं, कतई नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप उसे समझ सकते हैं और आप अपने मेरे पढ़ाए गए नोट्स को आप मैच करके देख सकते हैं। एक भी इसमें का टॉपिक आउट नहीं जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? भारत का मानक समय क्या है? मैंने बताया है प्रीवियस लेक्चर में, आप जाकर देखें। यदि आप चैनल पे आज नए हैं, नए ग्रुप में ऐड हुए हैं, तो मेरे चैनल पे जाए, प्लेलिस्ट में जाए, पहले तो सब्सक्राइब करें, चैनल पे जाए, प्लेलिस्ट में जाए, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 9th एनसीईआरटी ज्योग्राफी वाला फोल्डर बना है, उसको क्लिक करें, जितने पार्ट है सारे पार्ट को देख के आइए, फाइनली लास्ट इस पार्ट पे आइए। उसमें मैंने पढ़ाया व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, भारत का मानक समय क्या है, मैंने आपको बता दिया था। आपको लिखना है व्हाई इट हैज बीन सो सिलेक्टेड, इसको क्यों उतना ही, क्यों 82.5 डिग्री ही लॉन्गिट्यूड को ही चुना गया है। मैंने कारण आपको बता दिया था, एक्सपांसन ज़्यादा है, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है, टाइम को लेकर ज़्यादा कन्फ्लिक्शन हो, इसलिए बीचों बीच में इसको सिलेक्ट किया गया था। इसे आप लिखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन व्हाट वे द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया इन द इंडियन ओशियन हैज बीन टू इट्स एडवांटेज? किस तरीके से भारत का जो लोकेशन है, सेंट्रल है, मध्य है इंडियन ओशियन में, मतलब इंडियन ओशियन में भारत की जो स्थिति है एकदम सेंटर के रूप में है, तो इसके एडवांटेज क्या हो जाते हैं? मैंने बताया था इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं, क्योंकि जो भी ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट एशिया और यूरोप की कंट्री अगर मेरीटाइम रूट के रास्ते, समुद्री रास्ते अगर ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा घूम के नहीं जाना चाहेगा। वो भारत के रास्ते, सुएज कैनाल के रास्ते भारत हो के ही जाना चाहेगा, जहां भारत के एरिया, भारत के टेरिटरी, मतलब मरीन टेरिटरीज होकर गुजरेगा। और भारत को इससे कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क भी मिलेंगे और तमाम सारी भारत को इससे फायदे मिलने वाले हैं। और इसलिए भारत का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और भारत भी आसानी से अपने सामान को एक्सपोर्ट कर सकता है यूरोपियन कंट्री में, ईस्टर्न अफ्रीका में, वेस्ट एशिया में, और उसके बाद से साउथ ईस्ट एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, जकार्ता, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसे देशों में मेरीटाइम के रास्ते आसानी से कर सकता है, जिससे उसे कम पैसा लगे, कम टाइम लगे इत्यादि। इसका एडवांटेज यही है। आप इसको इंग्लिश में लिखने का ट्राई करेंगे और ग्रुप में या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप अपने जिस पे आंसर लिखे होंगे उसको फोटो खींच करके भेजेंगे। मैं देखूंगा कौन कैसा लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया? भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार क्या है? भारत का लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड अक्षांश और इससे देशांतर, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार आपको लिखना है, मैं बता दे हूं, आप जानते हैं। व्हाई इज इंडिया सेड टू इंजॉय स्ट्रेटेजिक पोजीशन विद द रेफरेंस टू द इंटरनेशनल ट्रेड रूट? कह रहा है इंटरनेशनल ट्रेड रूट में भारत क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि भारत क्यों स्ट्रेटेजिक रूप से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अपने पोजीशन के रूप से क्यों ज़्यादा उसको इंजॉय फायदे होते हैं? आखिर वो चीज़ें क्या हैं? आप जानते हैं भारत सेंटर में है, इंडियन ओशियन के भी सेंटर में है, और भारत साउथ ईस्ट एशिया से, जो साउथ ईस्ट एशिया कंट्री हमारे भारत से अलग है, और भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं इनका अभी आपस में भी कोई एग्जिस्टेंस है। इसलिए भारत काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वेस्ट एशिया हो या यूरोप हो या आपका एशिया का सबसे नॉर्दर्न पार्ट हो, वहाँ से इसके इंटरनेशनल ट्रेड के लिए काफ़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन प्रदान करता है, इसलिए भारत ज़्यादा इसको एंजॉय करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन द सन राइजेज इन द अरुणाचल प्रदेश? कर जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उगता है, इट इज स्टिल नाइट इन गुजरात। जब मैं बोला था ऑलरेडी, मैं आपको समझाया था, जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्य का उदय होता है, द सन राइजेज इन अरुणाचल प्रदेश, जब सन अरुणाचल प्रदेश में उगता है, उस समय गुजरात में
अंधेरा होता है, उस समय गुजरात में रात होती है। आप बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों का अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सपांसन भारत में, और 1 डिग्री चलने में 4 मिनट लगता है। 30 डिग्री चलने में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस पैदा हो जाता है। तो 2 घंटे डिफरेंस, यानी कहीं अगर मान लीजिए 4 बजे कहीं सूर्य उग रहा है तो जाहिर सी बात है 6 बजे इधर रात होगा। तो आप इसको इंग्लिश में लिखने का कोशिश करेंगे, प्रीवियस लेक्चर देख के रिवाइज करके या नोट्स को रिवाइज करके आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ हैव द माउंटेन पासेज बीन हेल्पफुल टू इंडिया सिंस हिस्टोरिक टाइम? प्राचीन काल में, इसको एक्सप्लेन करना है। प्राचीन काल में जो माउंटेन है, जो पर्वतमालाएं हैं, और पर्वतमालाएं से जो पासेज, जो दर्रे, मैंने आपको दर्रे बताया था, जुजिला दर्रा, नाथुला पासेज, सिपकिला पासेज, आपका गोमल पासेज, ये सब पासेज मैंने बताया था। ये कह रहे हैं ये पासेज प्राचीन टाइम में, एंशिएंट टाइम में भारत के लिए क्यों हेल्पफुल थे? आप जानते होंगे किस लिए हेल्पफुल थे। चाहे ट्रेवलर हो, चाहे अटैकर, आक्रमणकारी हैं, ये हमारे देश में अटैक करके कहीं से आए थे, वेस्ट एशिया से आए या यूरोप से, जो भी आक्रमणकारी आए, इन्हीं पासेज के रास्ते आके हमारे नॉर्थ वेस्ट पार्ट को लूटे। चाहे मोहम्मद गजनवी हो, चाहे मोहम्मद गौरी हो, चाहे चंगेज खान हो, चाहे सिकंदर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान हो, ये सब उसी रास्ते आए थे। ये एक पॉइंट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, दुनिया के जितने भी यात्री थे, ट्रेवलर थे, उन्हीं पासेज के रास्ते हमारे देश में आए, जिससे उनके यहाँ का कल्चर, सिविलाइजेशन, ट्रेडिशन, कस्टम, रिचुअल्स, लैंग्वेज एक्सेट्रा तमाम चीज़ें हमारे देश में आई। और हमारे देश के लोग जब उसी पासेज के रास्ते उनके देश गए तो हमारे ट्रेडिशन, कस्टम्स, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ उनके देश में गई। इस प्रकार जब दो कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम्स, रिचुअल्स के लोग आपस में मिलते हैं तो एक कंपोजिट कल्चर का विकास होता है, एक सामसिक संस्कृति का विकास होता है। और ऐसे विकास हुआ था। पासेज का इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है क्योंकि इनसे तमाम अलग अलग चीज़ों का विकास हुआ। ठीक है। और हमारे यहाँ के महाभारत, रामायण, वेद वगैरह दूसरे देश में काफ़ी फेमस हुए, दूसरे जगह के धार्मिक चीज़ें हमारे देश में फेमस हुई। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन विच इज एडवांटेजियस। भारत का जो कोस्ट लाइन है लगभग 7,500 कुछ किलोमीटर, मैंने आपको बताया, आप जानते होंगे काफ़ी लंबा है। लंबा है तो इसका भारत का क्या फ़ायदा है, आप जानते हैं, लंबा है तो इसलिए भारत को लैंड रूट, जहाँ पे कोस्ट लाइन एरिया नहीं है वहाँ पे तो लैंड रूट से हम आसानी से ट्रेड कर लेते हैं। और मान लीजिए साउथ भारत में, पेनिसुलर प्लेटू साइड में हमारा कोस्ट लाइन है तो वहाँ से हम आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। और हमारे यहाँ नेचुरल, उसके बाद आर्टिफिशियल हार्बर का हमने विकास किया है, जहाँ से अपने हम तैयार माल को, पैक्ड माल को या किसी भी चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देश में। जो कि जानते हैं आप, मेरीटाइम रूट से, समुद्री रास्ते से किसी भी चीज़ को एक्सपोर्ट करना काफ़ी सस्ता पड़ जाता है, बेटर देन द लैंड रूट। लैंड रूट के मुकाबले समुद्र रास्ते से काफ़ी आसान और सस्ता पड़ जाता है। इसलिए भारत कोस्ट लाइन का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। और जानते हैं कोस्ट लाइन साइड से कोई भी आतंकवादी गतिविधि होना काफ़ी असंभव सा लगता है। हाँ, कभी कभी हो जाता है, कसाब जैसे आतंकवादी प्रवेश कर जाते हैं, वो हमारी लूप हॉल से, हमारी कमियां हैं, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के जो रक्षक हैं उनके में कुछ कमियां नहीं बचा पाते हैं। लेकिन ज़्यादा चांसेस यही रहता है जो भी कोस्ट लाइन से हमारे देश में आए आतंकवादी, वो पकड़े जाते हैं, पकड़े भी जाते हैं, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा खतरा का चांस नहीं होता है। और कोस्ट लाइन है तो आप जानते हैं मछली पालन, मत्स्य पालन, हम फिशिंग कर सकते हैं और समुद्र के किनारे आराम से हम अपने रिसोर्सेज को वहाँ पर निकाल सकते हैं। और आर्टिफिशियल हम आइलैंड बना सकते हैं। और समुद्र है तो तमाम यार कह सकते हैं ब्लू इकोनॉमी, समुद्र एक नीली अर्थव्यवस्था का क्रांति ला दिया। आज के ज़माने में जिसके पास कोस्ट लाइन ज़्यादा है वो अपनी अर्थव्यवस्था को बूम कर रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था को इतनी एक्सपांड कर रहा है क्योंकि उसके पास ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था। नीली अर्थव्यवस्था मतलब समुद्र में जो भी चीज़ें हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे बायोटिक रिसोर्सेज चाहे अबायोटिक रिसोर्सेज, उनका इस्तेमाल करके देश काफ़ी तेज़ी से डेवलप्ड या डेवलपिंग हो रहे हैं। तो इसलिए इंडिया कोस्ट लाइन लंबा है तो काफ़ी इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट, डिस्क्राइब इंडियाज लोकेशन विद द रेफरेंस टू द हर नेबर्स। भारत का आपको लोकेशन बताना है और इसके पड़ोसी देश के बारे में बताना है। भारत का लोकेशन आप जानते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन आपको बताना है। और उसके बाद से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, इसको आपको बताना है इसमें। और नेक्स्ट वाला में आपको बताना है इसके पड़ोसी देश कौन कौन है, इसके पड़ोसी देश के बारे में बताना है। और इसके पड़ोसी देश के साथ कैसे हमारा देश एक सब कॉन्टिनेंट के रूप में हो जाता है। इस तमाम सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप उसके अकॉर्डिंग और प्रीवियस लेक्चर और अपने नोट्स के अकॉर्डिंग आप इसे बना के नोट कर क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। और मेरे नंबर पर या ग्रुप में कहीं भी आप उसको खींच के, फोटो खींच के आप सेंड कर सकते हैं ताकि मैं आपके आंसर को जाँच कर सकूँ। ओके, जैसे कुछ बच्चे आज दिए तो मैंने उनका नाम दिखाया
और आपको आंसर भी दे दिया। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जितना अधिक से अधिक हो सके। 9th वाले जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, सारे फ्रेंड सर्किल में इस चैनल को आप सर्कुलेट कर दीजिए, घुमा दीजिए, ताकि अधिक से अधिक वी कैन गेट द सब्सक्राइबर सो दैट आई कैन बी विद यू लाइव एंड सो ऑन फीचर्स आई कैन गेट, ताकि मैं अच्छे से अच्छे फीचर्स पा सकूं। एंड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। हाँ, एक बात और, मैं अगला स्टार्ट करूंगा पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिकल साइंस, मतलब नागरिक शास्त्र कह लीजिए या राजनीति शास्त्र कह लीजिए। मैं ये स्टार्ट करूंगा, आपका फर्स्ट चैप्टर होगा। ओके, बाय, थैंक यू एंड टेक केयर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।